नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत अभिप्रेरणा प्रोत्साहन विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, विषय है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा मानव शक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने और उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा अभि प्लस प्रेरणा से मिलकर बना है। अभि उपसर्ग किसी शब्द को आगे लगाकर अति या श्रेष्ठता या समीप या बारंबारता इत्यादि का अर्थ देता है। यहाँ अभि का तात्पर्य अति या श्रेष्ठता से है, अर्थात श्रेष्ठ या उच्च स्तरीय प्रेरणा ही अभिप्रेरणा है। प्रेरणा एक वह कारक है, बाहरी कारक है, जो व्यक्ति को कुछ कार्य करने या कर पाने के लिए उकसाता है, प्रेरित करता है या निर्देशित करता है। जबकि अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक है, जो व्यक्ति में निहित है। यह प्रेरणा को बार बार चार्ज करने वाली बैटरी है। जो बैटरी है, तो अभिप्रेरणा स्वयं एक जनरेटर है। अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन मूलतः लैटिन भाषा के शब्द मोविर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, चलना, गतिशील होना या कुछ करना। इसी से मोटिव बना है, जो इच्छा शक्ति को प्रेरित करने का कार्य करता है। फ्रेड लुथांस ने अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए लिखा है, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जो शारीरिक या मानसिक कमियों व आवश्यकताओं से शुरू होती है तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु व्यवहार को क्रियाशील करती है। इसी प्रकार की परिभाषा एक कुंटेज एवं ओडोनोल के शब्दों में देख लीजिए। व्यक्तियों द्वारा इच्छित तरीके से कार्य निष्पादन कराने के लिए प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा है। एक और परिभाषा देख लेते हैं। मैकफॉरलैंड के अनुसार अभिप्रेरणा एक विधि है जिसमें प्रेरणाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रयत्नों या आवश्यकताओं द्वारा मानवीय व्यवहार का निर्देशन, नियंत्रण और स्पष्टीकरण किया जाता है। इस प्रकार अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उभर सकती है, जिसके द्वारा मनुष्य किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया संपन्न करता है। इस क्रिया को किसी विशेष दिशा की ओर प्रभावित करता है या कार्य संपन्न होने तक उसे शक्ति प्रदान करता है। क्रिया को उत्पन्न करना, उसे दिशा देना और लक्ष्य प्राप्ति तक जीवंत बनाए रखना ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के तत्व अथवा उसकी प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में तीन बातें महत्वपूर्ण है। आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता है, दूसरा उत्प्रेरक या चालक और तीसरी प्रेरणा अथवा लक्ष्य। पहला आवश्यकता, जब मनुष्य को शारीरिक मानसिक संतुलन की कमी या असंतुलन होने की स्थिति आती है तो उसे हम आवश्यकता का नाम देते हैं। जैसे मित्र ना होने पर मित्रता की आवश्यकता, शरीर में पानी की कमी होने पर पानी की आवश्यकता, ऊर्जा कम होने पर ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये कई बार हमें ये कमी होने की स्थिति ही आवश्यकता है। कई बार आवश्यकता बिना किसी कमी के भी अनुभव की जाती है। उदाहरण के तौर पर महत्वाकांक्षी मनुष्य पदोन्नति की आवश्यकता अनुभव करते हैं। दूसरे है उत्प्रेरक या चालक, मोटिवर्स या ड्राइव्स। आवश्यकताओं को नियंत्रित करने और लक्ष्य तक पहुंचाने के क्रम में उत्प्रेरक या चालक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्प्रेरक क्रिया या कार्योन्मुखी होते हैं, लक्ष्योन्मुखी होते हैं। लक्ष्य या प्रेरणा तक पहुंचाने के लिए ऊर्जा या सहारा की आवश्यकता होती है और यही उत्प्रेरक उसको लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शरीर में पानी या भोजन की आवश्यकता प्यास या भूख के रूप में, मित्र की आवश्यकता स्नेह अपनत्व के रूप में, उच्च पद की आवश्यकता प्रतिष्ठा के रूप में उत्प्रेरक के पर्याय के रूप में कार्य करती है। और अंतिम जो अभिप्रेरणा के तत्व या प्रक्रिया का बिंदु है, वो है प्रेरणा या अथवा लक्ष्य, इंसेंटिव अथवा गोल्स। अभिप्रेरणा प्रक्रिया का अंतिम छोर या लक्ष्य है। लक्ष्य की प्राप्ति उत्प्रेरक को कम करती है। भोजन कर लेने से या पानी पी लेने से, मित्र पा लेने से, उच्च पद मिल जाना प्रेरणा है। यह संपूर्ण प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। इब्राहिम मैस्लो ने मोटिवेशन शब्द को इसी आधुनिक अर्थ में प्रयुक्त किया है। अभिप्रेरणाएं या प्रोत्साहन की विशेषताएं। पहली विशेषता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? एक सतत प्रक्रिया जो निरंतर व्यक्ति के अंदर जारी रहती है, अर्थात एक
की आवश्यकता पूरी होने पर दूसरी आवश्यकता या इच्छा सामने आ जाती है, तो ये सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। दूसरा, आंतरिक प्रक्रिया। चूंकि इच्छाएं आवश्यकताएं व्यक्ति के स्वयं के अंदर उत्पन्न होती है, ये अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया एवं शक्ति कही जा सकती है। तीसरी, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, चाहे व्यक्ति की आवश्यकताएं शारीरिक हो ही क्यों न हो। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा प्रक्रिया प्रत्यक्ष मन और व्यवहार से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको हम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में भी देखते हैं। चौथा है कि आवश्यकताओं पर आधारित। यह प्रक्रिया मानव की आवश्यकताओं पर आधारित है, इच्छाओं पर आधारित है, मानव की कमियों की पूर्ति के लिए प्रारंभ होती है। एक आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की पूर्ति की समाप्त हो जाती है, प्राप्ति होने पर वो समाप्त हो जाती है, तो दूसरी प्रक्रिया के लिए, दूसरी आवश्यकता के लिए पुनः प्रारंभ हो जाती है। अगला बिंदु है कि ये अभिप्रेरणा व्यक्ति को संपूर्ण इकाई के रूप में देखती है, कि उसके एक भाग को प्रभावित नहीं करती, बल्कि ये संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो ये संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बिंदु है मानव संतुष्टि का परिणाम। अभिप्रेरणा व्यक्ति को संतुष्टि का परिणाम है, ना कि संतुष्टि का कारण। वस्तुतः संतुष्टि तो लक्ष्य की प्राप्ति या आवश्यकता की पूर्ति से होती है, अभिप्रेरणा इस संतुष्टि के लिए कार्य करती है। अतः मानव संतुष्टि के लिए प्रक्रिया प्रारंभ होने से लेकर प्रक्रिया के अंत में एक परिणाम संतुष्टि का ही होता है। अगला बिंदु है क्षमता और इच्छा के मध्य एक पुल का काम करती है। अभिप्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और इच्छा दोनों ही होती है, फिर भी वह कार्य नहीं कर पाता, तो अभिप्रेरणा क्षमता और इच्छा के मध्य एक पुल का कार्य करती है, नई शक्ति प्रदान करती है। अगला बिंदु है मनोबल को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया मनोबल को प्रभावित करती है, क्योंकि मनोबल अपने आप में कार्य करने की क्षमता, इच्छा शक्ति, आंतरिक बल का पर्याय है। अभिप्रेरणा मनोबल को बढ़ा सकती है। अगला बिंदु है पूर्णतः व्यक्तिगत है। यह अभिप्रेरणा पूर्णतः व्यक्तिगत है, हर एक की अपनी आवश्यकताएं और प्रेरक तत्व होते हैं, उन्हीं पर यह अभिप्रेरणा आधारित होती है। अगला है स्थिति अनुसार अभिप्रेरणा में परिवर्तन होता है। यह स्थिति या हालातों के अनुरूप अभिप्रेरणा में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया है। और अगला बिंदु है कि अभिप्रेरणा एक जटिल भाग के रूप में एक जटिल अवधारणा है, जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करती है। एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अभिप्रेरणा के रूप में दूसरी हो सकती है, दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग हो सकती है। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न कार्य करती है। अभिप्रेरणा के उद्देश्य और महत्व। किसी भी संगठन में कार्य करने अभिप्रेरणा का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। अभिप्रेरणा विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न संगठनों में भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करती है। तो हम अभिप्रेरणा के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, या अभिप्रेरणा निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिससे उसका महत्व सर्वविदित होता है। पहला बिंदु है कि स्वेच्छा से कार्य करने के लिए, कर्मचारियों को स्वेच्छा से अधिकाधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा प्रोत्साहित करती है। दूसरा बिंदु है मनोबल को बढ़ाना। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के वो मनोबल को बढ़ाती है। अभिप्रेरणा का उद्देश्य मनोबल को बढ़ाना है। बढ़े हुए मनोबल से कार्मिकों की संतुष्टि और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है। तीसरा बिंदु है कि कार्मिकों की संतुष्टि का ऊंचा स्तर बनाए रखना, यह अभिप्रेरणा का उद्देश्य भी है और इसका महत्व भी है। अगला बिंदु है कि संगठन के कार्य और कार्मिकों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करने का कार्य अभिप्रेरणा करती है। उचित समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है, कार्य और कार्मिकों और संगठनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है। अगले महत्व का बिंदु है कि कार्मिकों के मानवीय संसाधन के रूप में उसको प्रयुक्त किया जाता है, तो कार्मिकों की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य ये अभिप्रेरणा के माध्यम से ही संभव होता है। मानव संसाधनों के विकास का कार्य ये अभिप्रेरणा के माध्यम से संभव होता है, या स्वस्थ मानव संबंधों का निर्माण भी अभिप्रेरणा के माध्यम से संभव होता है। कर्मचारियों में परस्पर सहयोग की भावना अभिप्रेरणा के माध्यम से ही संभव हो सकती है। कार्मिकों के मध्य जो सामूहिक भावना है या समूह की भावना है, समूह के रूप में संगठित होने की भावना है, सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना है, उसका विकास अभिप्रेरणा के माध्यम से ही होता है।
संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति करना और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना अभिप्रेरणा के माध्यम से आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, सुलभ हो जाता है। कार्मिकों कार्मिकों के स्वयं अनुशासन और स्वयं नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास अभिप्रेरणा से होता है। अभिप्रेरणा का लाभ ये भी है, महत्व इस दृष्टि से भी है कि कर्मचारी स्वयं अनुशासित हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं और अपने स्वयं नियंत्रण के माध्यम से संगठनात्मक और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ संगठनात्मक लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सरलता सुगमता रहती है। कार्य कार्य में जो संगठन में जो उपलब्ध संसाधन है, मशीन है, वित्तीय है, तकनीकी है, कच्ची सामग्री है, उन संसाधनों का सदुपयोग अभिप्रेरित व्यक्ति या अभिप्रेरित व्यक्तियों के माध्यम से सही ढंग से किया जा सकता है, समुचित तरीके से किया जा सकता है। न्यूनतम संसाधनों पर अधिकतम प्राप्ति का प्रयोग किया जा अधिकतम प्राप्ति का प्रयास किया जा सकता है। अगला महत्व या उद्देश्य का बिंदु है कि नियोक्ता और कार्मिकों के मध्य या श्रम और पूंजी के मध्य संबंधों को सुधारा जा सकता है, सकारात्मक बनाया जा सकता है, संगठनात्मक हित में बनाया जा सकता है। तो इन अभिप्रेरणा के विभिन्न उद्देश्यों और के माध्यम से या उसके महत्व के माध्यम से अब अभिप्रेरणा की औचित्य है, व्यवहारिकता है, आवश्यकता है, सर्वविदित है। उपरोक्त वर्णित जो उद्देश्य है अभिप्रेरणा का के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। इन उद्देश्यों को संगठन कार्मिक दोनों की हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा का संबंध कार्य से होता है और अभिप्रेरणा से वृद्धि कार्य में वृद्धि रोचक होती है, जिससे एक सामूहिक वातावरण बनता है, मानवीय संबंधों का विकास होता है। यह कहे कि अभिप्रेरणा के माध्यम से संगठन कार्य और कार्मिकों के मध्य एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और अभिप्रेरित व्यक्ति संगठन में अपनी अपनी निष्ठा, अपने सहयोग को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से कार्य निष्पादन को हम देखें तो कुशलता और अभिप्रेरणा के योग के माध्यम से कार्य को संगठन में कार्य निष्पादन को अधिकाधिक किया जा सकता है। शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।